नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं दोस्तों। आज दीपावली का दिन है और आप सभी को शुभ दीपावली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली बड़े धूमधाम से आप लोगों ने मनाया होगा, दीपक भी जलाया होगा और स्थान स्थान के हिसाब से आपने पटाखे भी फोड़े होंगे, है कि नहीं? तो वर्ष में एक दिन ये जो हमारा त्योहार आता है, दिवाली का त्योहार, उसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। और जब दिवाली की बात आती है दोस्तों, तो हम लोग हमेशा एक बात जो हमारे ज़हन में आती है, जो बात समाचार की सुर्खियों में आती है, वो होती है वायु प्रदूषण की समस्या की। जब भी दिवाली आती है तो हम लोग हमेशा ये पढ़ते रहते हैं कि वायु प्रदूषण की समस्या जो है वो काफ़ी बढ़ गई। और हम लोग इसको धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ या धार्मिक जो भी बातें हैं उनके साथ जोड़ लेते हैं। और कहीं-कहीं हम लोग इसके प्रतिक्रिया भी करते हैं कि केवल दिवाली में ही क्यों वायु प्रदूषण की समस्या की बात याद आती है? क्या पहले कभी वायु प्रदूषण की समस्याओं पर कभी कोई बात क्यों नहीं करता? क्या वायु प्रदूषण की समस्या जो है वो केवल हिंदुओं के त्योहार पे ही रहता है? या दिवाली के अलावा अन्य कोई ऐसा त्योहार नहीं है या अन्य कोई ऐसा पर्व नहीं है, अन्य कोई ऐसे हर्षोल्लास का विषय नहीं है, जहाँ लोग पटाखे नहीं फोड़ते हैं? और क्या केवल पटाखों से वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है? तो दोस्तों, इसी को लेकर मैं आपके सामने, आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और मौसम आपको जान ही रहे हो, आपकी गुलाबी सर्दी पड़ रही है और धीरे-धीरे सर्दी जो है बढ़ रही है। बात गुलाबी सर्दी की करें दोस्तों, तो आप लोग जानते ही हो कि जैसे-जैसे अक्टूबर का महीना आने लगता है, वैसे-वैसे ठंड बढ़ने लगती है, वैसे-वैसे पारा घटने लगता है। और पारा का घटना धीरे-धीरे वायु प्रदूषण की समस्या की ओर अग्रसर करता है। वायु प्रदूषण की जो समस्या है वो आगे बढ़ती रहती है। इसी सारे मुद्दों को लेकर, क्या है वायु प्रदूषण की समस्या? क्यों है वायु प्रदूषण की समस्या? और ठंड में क्यों बढ़ जाती है वायु प्रदूषण की समस्या? इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, मैं आपके समक्ष आया। आज दीपावली के दिन रात को 10 बज रहे हैं दोस्तों, 14 अक्टूबर का दिन है। तो फटाफट आप लोग ऑनलाइन आ जाइए, ऑनलाइन आकर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पर ध्यान रखिए। और पहली बार अगर इस चैनल पे आए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जहाँ आपको काफ़ी सारे और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे आपका यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम में ये फायदा मिले। दोस्तों, मेरा नाम अनूप उपाध्याय है, मैं आपका मेंटर और कोच हूँ सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे दोस्तों, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, जिसमें ज्योग्राफी क्लासेस दोस्तों रोज दोपहर 2 बजे, इन्वायरमेंट की क्लासेस रात को 10 बजे, और इस समय घड़ी में 10 बज रहे हैं दोस्तों। तो आप समझ ही सकते हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी में हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं। भारत के नागरिक के रूप में हमें वायु प्रदूषण की जो समस्या है, इन समस्याओं पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। और यहाँ तर्कों के रूप से हमें समझना भी पड़ेगा कि वायु प्रदूषण की समस्या जो है, वो समस्या कैसे बढ़ रही है। यहाँ तर्क के अलावा और कोई बातें हम नहीं करेंगे। ठीक है? करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस आती है। और इसके अलावा संपादकीय विश्लेषण की अगर हम बात करें, तो संपादकीय विश्लेषण एडिटोरियल्स की बात करें दोस्तों, तो एडिटोरियल्स जो है वो आपका 6 AM रोज आता है, जहाँ हम आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं। तो फटाफट सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए और इस टाइम को याद रखिएगा, सुबह 6 बजे आपका एडिटोरियल्स द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का एनालाइज जो करते हैं, दोपहर 2 बजे ज्योग्राफी, 10 बजे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस। अनअकैडमी का अभी तक टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया, तो अनअकैडमी यूपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया दोस्तों, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, बहुत सारे फायदे होंगे दोस्तों अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप किसी भी कोर्स के लिए ले सकते हैं, चाहे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या स्टेट किसी भी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कर रहे हैं, या स्कूल के बच्चे हो आप, अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड के हैं, वो भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है? उसके लिए करना क्या-क्या होगा दोस्तों, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। बहुत फ़ायदा होगा आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास 6 से लेके आईएएस तक की तैयारी करने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आईआईटी हो, मेडिकल हो, चाहे आपका नेट जेआरएफ हो,
चाहे आपका CSIR का एग्ज़ाम हो या IIT जैम हो या आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो, स्टेट किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम हो, कहीं के भी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल के प्ले स्टोर से और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप अपना चूज़ कीजिए गोल। आपका जो भी गोल है, चाहे आपका IAS का एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट का PSC का एग्ज़ाम हो, नेट जेआरएफ हो, मेडिकल हो, IIT हो, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का आपका CBSE बोर्ड हो, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों आप अपना गोल चूज़ कीजिए, ठीक है? और उसके बाद क्या कीजिए, गोल चूज़ करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, स्टेट PSC की बात कर रहा हूँ। तो आप गोल चूज़ करके आप वहाँ चले जाइए और उसके बाद आप क्या कीजिए, प्लस पे जाइए, प्लस के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए। उसके बाद आपके सामने फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा दोस्तों, आपके जो भी एग्ज़ाम है, जो भी आपका कोर्स है उस हिसाब से। यहाँ जैसे कि मैं स्टेट PSC की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो स्टेट PSC का फ़ी स्ट्रक्चर जैसे है, आपका 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का फ़ी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। जैसे 1 महीने का फ़ी जो है वो 1400 है, 3 महीने का फ़ी जो है ₹1167 है, 6 महीने की जो फ़ी सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3 महीने की फ़ी जो है वो 3500 है, 6 महीने की जो फ़ी है वो 5600 है, 12 महीने की फ़ी ₹7000 है और 24 महीने की फ़ी ₹8400 है। अब जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि या तो आप 12 महीने या 24 महीने या 12 महीने की तरफ आप चलिए, जिसमें 24 महीने का जो फ़ी मैंने बताया आपको 8400 फॉर 24 मंथ्स और 12 मंथ्स का 7000। तो आप क्या कीजिए कि कोड आप यूज़ कीजिए अनोप्टेन और इस कोड के माध्यम से आप क्या करिए, आप एडमिशन लीजिए और कोड जैसे ही आप यूज़ करते हो दोस्तों, कोड को जैसे ही अप्लाई करते हो, तो आपके फ़ी में आपको 10% का क्या मिल जाता है, छूट मिल जाता है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए, जैसे कि मान लीजिए आपने अ चूज़ किया अगर आपने 12 मंथ्स का फीस तो आपका 6300 और आपका 24 मंथ्स का फी जो है 7560 ये आपका फी है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़े तो अनोप्टेन कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस कोड के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, बहुत सारे फायदे मिलते हैं दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन के, जैसे कि एजुकेटर के द्वारा लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होंगी, पूरी परीक्षा की तैयारी होंगी, असीमित लाइव आवर्स यानी कि आप अनलिमिटेड क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, जितना मन करे उतने क्लासेस देखिए, जितने एजुकेटर्स के मन करे उतने एजुकेटर्स की क्लास देखिए, बहुत सारे फायदे हैं। फिर इसके बाद आपका वीकली जो होगा टेस्ट सीरीज होगा, प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास आपको नोट्स ना भी बना पाओ तो आप नोट्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज होंगे, काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज होंगे दोस्तों, आपके मेंस पैटर्न पे, आपके प्रीलिम्स पैटर्न पे काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज होंगे और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ठीक है? तो जैसे अटेंड अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर, interactive and engaging live classes, live structured courses delivered by the best educator, complete preparation of the educators, tech quizzes track your learning journey, regular doubt clearing session in all courses, download PDF, test series and proper guidance. This is all benefits of subscription classes. उसके अलावा दोस्तों आज फिर से मैं दोहरा दूं कि आज दिवाली और आपको इस जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, यानी कि जो उजाले का त्योहार, जो प्रकाश पर्व है दोस्तों, इस प्रकाश पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और मैं ईश्वर से, माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो जीवन है उसमें हमेशा प्रकाश रहे, कहीं भी अंधकार आपके आसपास भी नजर ना आए, आपके मस्तिष्क में, आपके तन मन में हर जगह ऊर्जा का संचार रहे और ये ऊर्जा का जो संचार है आपके भविष्य को भी प्रकाशमान करे, आपके भविष्य को भी दीप्तमान करे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं फिर से दे रहा हूँ दोस्तों। चलिए हम आ जाते हैं दोस्तों अब अपने टॉपिक पर, जैसे कि प्लस की क्लासेस जो दोस्तों ये 13 तारीख से 13 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, शाम को 4 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी से। और ये जो क्लासेस है दोस्तों आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और एवरी स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये जलवायु विज्ञान जो है आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी की अगर हम बात करें, और साथ में ही अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कोर्स आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो स्टूडेंट हैं दोस्तों, जो भी वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी रखते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। तो आप लोग लेट मत कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, कोड आपको यूज करना है अनोप्टेन, इस कोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मैंने कहा कि अगर आप प्लस में ये कोड यूज करते हैं, इस कोड के माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं, तो उसके अलावा आप जितनी भी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। याद रखिएगा समय 4 बजे और ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं दोस्तों 13 नवंबर से, यानी कि कल से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आज उसकी दूसरी क्लासेस भी शाम को 4 बजे हो चुकी है। तो लेट मत कीजिए, आप लोग फटाफट प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और यहाँ आपको मेंस के आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ फोकस करेंगे, तो फटाफट आप लोग इस एडमिशन को लीजिए और अपनी क्लासेस को लीजिए, ठीक है? चलिए दोस्तों टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। टॉपिक है इंडियन एक्सप्रेस से एक न्यूज़ मैंने लिया था, पुराना एक न्यूज़ है जिस पे हम बात करेंगे कि व्हाई डज एयर पॉल्यूशन राइज इन अक्टूबर एवरी ईयर। अक्टूबर का मतलब है कि यहाँ से हमें ठंड की शुरुआत देखने को मिल जाती है।
जब ठंड की शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो ठंड की शुरुआत की बात करें तो यहाँ से आपका क्या होता है, इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो डाउन होने लगता है, टेम्परेचर जो है वो नीचे गिरने लगता है। और टेम्परेचर के नीचे गिरने ही से क्या होता है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी कि जो आपका सिंध और गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, इस एरिया में क्या होता है कि काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण यहाँ क्या होता है, पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पॉल्यूशन से बढ़ने के पीछे कुछ जलवायु कारण होते हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ के लोकल कंडीशंस होते हैं जिसके चलते प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी पर लेकर ये पूरा न्यूज है, वायु प्रदूषण। तो दोस्तों, जैसे ही कि मैंने बात कहा कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो भी क्षेत्र है, यानी कि अगर हम कहें तो उत्तर भारत के जो मैदान है दोस्तों, यहाँ हम प्रदूषण की जो समस्या है वो क्या होती है, इन दिनों में बहुत चरम पे पहुंच जाती है। खासकर दिल्ली में हम आजकल देख ही रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि दिवाली का जब समय शुरू होता है दोस्तों, तो हम लोग को बार बार एक चीज सुनने को मिलता है, और ये सुनने को क्या मिलता है कि दिवाली के समय पटाखे बैन। जैसे आज भी पटाखे बैन होंगे, और अब काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पटाखे नहीं भी जला पाए होंगे, ठीक है। काफ़ी सारे राज्यों की बात करें, जैसे दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहाँ क्या है, पटाखे पूर्ण रूप से बैन कर दिए गए हैं। अब पूर्ण रूप से पटाखों को बैन करने के पीछे वायु प्रदूषण की समस्या तो बता ही जा रही है, लेकिन काफ़ी सारे जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो कि ये मानते हैं कि भगवान श्री राम के अ, लंका विजय के बाद जब वो अयोध्या वापस आए थे दोस्तों, और अयोध्या वापस आने के बाद जिस प्रकार से अयोध्या के लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र के स्वागत में जगह-जगह दीप जलाया, और दीप जला के उसके बाद उत्सव मनाया। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, और हम लोग ये अपने जीवन में हम देख भी रहे हैं, अपने परिवार में हम दिवाली का जब उत्सव मनाते हैं तो पटाखे। लेकिन दोस्तों, समस्या ये है रही है कि इस समय कोरोना के समय हम देखें तो सबसे बड़ा जो समस्या है, वो समस्या ये है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण की समस्या के चलते कोरोना का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और जो आपका वायु प्रदूषण के चलते हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पर डे हम देख रहे हैं कि इस समय हाल-फिलहाल की बात करें 2-4 दिन से, तो जो कोरोना के केसेज़ हैं वो उनमें जो संख्या जो दिख रही है दोस्तों, वो 8 से 10 हज़ार के आस-पास जो संख्या पर डे हो गया है, जो कि पॉजिटिव केसेज़ आ रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से मौसम ठंड हो रहे हैं, और ठंडे मौसम में हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाती है। और साथ-साथ में जैसे वायु प्रदूषण के चलते क्या होता है कि जब हम पॉल्यूटेंट्स, अपने जो भी आपके प्रदूषक को हम अ, अपने श्वसन प्रणाली के द्वारा अपने सांसों के माध्यम से अपने फेफड़े में लेके जब जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो तो वायु प्रदूषण के साथ फाइट करता ही रहता है। लेकिन जैसा कोरोना का अगर उसके वायरस के इन्फेक्शन हो जाते हैं या उसका अटैक हो जाता है, तो उससे लड़ने में उतना सक्षम नहीं हो पाता है। इस कारण से जल्दी से हमें क्या होता है कि हम जल्दी से इस वायरस जो इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन है, इसके संक्रमण में आ जाते हैं, और हमें समस्या होती है। और इस बार का वायु प्रदूषण का जो समस्या है, वो और भी चिंताजनक इसलिए बना हुआ है कि अगर वायु प्रदूषण जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कोरोना के केसेस और भी पॉजिटिव आने लगेंगे। वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर दोस्तों, जो कि आपका ये जो क्षेत्र है, जैसा कि मैंने कहा कि आपका अक्टूबर के माह के आसपास से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने भी लगा है, और इसमें मैंने कहा कि राजनीतिकीकरण भी हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली में हम देखें, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार या दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर का क्षेत्र है, उसमें काफ़ी सारे काम भी हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी की अगर हम बात करें, तो लगभग 50 टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं। वो क्या करेंगी कि जगह-जगह पे लोगों को संबोधित करेंगी, उन्हें पराली जलाने जैसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अक्टूबर का समय देखते हैं दोस्तों, जब धान की कटाई हो जाती है, और धान की कटाई के बाद खेतों में जो धान के पुआल हो जाते हैं वो वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे और आप लोग अपने आसपास में जब धान कटते हुए देखते होंगे, तो आप देखते होंगे जो डंठल होता है नीचे का, वो छोड़ दिया जाता है दोस्तों। अब किसानों के पास समस्या होती है कि उस डंठल को हटाकर अब गेहूं की खेती कैसे करें, यानी कि खरीफ के बाद जब रबी का फसल का समय आता है, खरीफ का फसल मतलब आपका धान का फसल, यानी कि जो आपका जून से लेकर आपका अक्टूबर का समय है। अब जो एक समय आ रहा है आपका, कौन सा समय, रबी का जो समय आ रहा है, जहां हम गेहूं की खेती की बात करेंगे, और गेहूँ की खेती का यही आपका नवंबर-दिसंबर का समय शुरू होता है। तो उसके पहले क्या होता है कि दोस्तों, धान के जो भी डंठल होते हैं, धान की जो भी पराली होती है, उसको हटाना होता है। अब उसके लिए नई आधुनिक तकनीकें आईं। कई जगह के राज्य सरकार अपने-अपने स्तर पर इस पे काम भी कर रही है। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, तो दिल्ली सरकार ने क्या किया कि अलग-अलग केमिकल्स या अलग-अलग जो वैज्ञानिक हैं, वो उसके ऊपर शोध कर रहे हैं कि किस प्रकार से पराली को जलाना ना पड़े, खेतों में ही उसको नष्ट करके और खेतों में ही उसको
खाद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए और जैविक खाद का प्रयोग किया जाए। लेकिन बहुत सारे राज्य सरकारों ने क्या किया है, बहुत सारे राज्य सरकार की जो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पराली को लेकर और पराली जलाने की समस्याओं को लेकर जिस प्रकार से पूरी तरह से अनभिज्ञ बनी हुई है, पूरी तरह से अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। तो इससे हम देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण की समस्या काफ़ी देखने को मिल रही है। इस समय हम देखें कि जिसको हम कोहरा समझते हैं, वो कोहरा नहीं है दोस्तों, वो धुंध जो आपको दिख रहा है, यानी कि फॉग है, ठीक है? सॉरी, स्मॉग है। फॉग की जगह हम जिसको फॉग समझ रहे हैं, वो फॉग नहीं है, वो स्मॉग है। यानी कि स्मोक की मात्रा आपको, धुआँ की मात्रा आपको दिख रही है, ठीक है? और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए जानलेवा है, बहुत ही ज़्यादा घातक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो पराली जलाने की समस्या के बारे में, कि पराली एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अगर हम देखें तो लगभग पराली का अगर योगदान देखें तो मात्र 4% का योगदान है, ठीक है? तो प्रदूषण बढ़ने के बहुत सारे कारण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ज्योग्राफी के हिसाब से भी हम देखेंगे, एनवायरमेंट के हिसाब से भी देखेंगे। तो मैंने कहा कि अक्टूबर का जो माह है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि अक्टूबर के माह में उत्तर पश्चिम भारत में मानसून निर्वर्तन के लिए जाना जाता है, यानी कि लौटते हुए मानसून का समय हो जाता है, ठीक है? इस समय मानसून के दौरान जो हवाओं के बहने की जो दशा होती है, वो क्या हो जाती है, पूर्व की ओर जाती है। यानी कि इसके पहले जो मानसून आते हैं उसको अगर हम देखते हैं, तो क्या पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, अब वो मानसून पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बढ़ने लगती है। और ये जो हवाएं होती हैं, ये बंगाल की खाड़ी से होकर आने वाली ये हवाएं अपने साथ क्या होती है, बंगाल के खाड़ी से जो अपनी हवाएं होती है, वो क्या होती है, अपने साथ नमी लेके आती है और जो इन क्षेत्रों में बारिश करती है। लेकिन जब मानसून का निर्वर्तन होता है, मानसून के बारे में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, कि जो पूर्व की ओर से हवा आती है, वो क्या करती है, अपने साथ नमी लेकर आती है और जितना भी आपका उत्तर भारत का मैदान है, यहाँ वर्षा कराती है। लेकिन फिर मैंने कहा कि मानसून का निवर्तन का समय है कि आपका अक्टूबर का महीना, यानी कि लौटते हुए, यानी कि मानसून के जाने का समय है। और जब मानसून जाता है दोस्तों, तो ये हवाएं क्या करती हैं कि इनकी जो दिशा पूर्व से बदल कर क्या हो जाती है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इसकी दिशा बदल जाती है। और उत्तर पश्चिम दिशा के होने के चलते क्या होती है, कि अब ये लौटते हुए मानसून का समय दिखता है हमें, ठीक है? दूसरा अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो मानसून का जो निर्वर्तन होता है, या मानसून का जो पीछे हटना या लौट जाना जो होता है, जिसको कि हम मानसून का निवर्तन कहते हैं, ये जो है आपका सितंबर के माह से शुरू हो जाता है, ठीक है? और उत्तर पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक ये क्या होता है, दक्षिण भारत को छोड़कर अगर हम बात करें, तो लगभग समस्त भारत में निर्वृत्त हो जाता है, ठीक है? और यही मानसून पवन बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में क्या करती है, तमिलनाडु में वर्षा करती है। जैसे कि अगर हम मैप के माध्यम से समझें दोस्तों, और ये मान लें कि हम भारत का मैप है, तो हम क्या देखते हैं कि नवंबर के दिसंबर के समय हम क्या देखते हैं, कि ये जो आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ क्या करती है, मानसून क्या करती है, वर्षा करती है। काफी सारे अध्ययन भी हुए हैं, और इस अध्ययन में ये पाया जाता है दोस्तों कि सर्दियों के दिन में अगर हम देखें, तो दिल्ली की लगभग 72% जो हवा है, वो क्या होती है, पश्चिम से आती है। जबकि 28% जो हवा है, ठीक है, वो सिंधु और गंगा के मैदानी इलाकों से आती है। तो उत्तर पश्चिम से जो हवा आती है दोस्तों, जो कि हवा आपके राजस्थान और कभी कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी जो आती है, वो क्या करती है, अपने साथ धूल की मिट्टी भी लेके आती है। और ये धूल की मिट्टी जो है, वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी पहुंच जाती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों की, अ, मैंने कहा कि ये जो धूल की मिट्टी आती है, जो आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से, ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्र जो आपका राजस्थान के वहां से लेके आती है, तो ये क्या करती है, वायु में धूल की मात्रा बढ़ा देती हैं, और ये धूल जो है, वो आपका वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा ही कारक है, ठीक है? डस्ट पार्टिकल्स के बारे में हम जानते हैं कि डस्ट पार्टिकल हमारे वायु प्रदूषण के लिए बहुत बड़ा कारक है। अगर वर्ष 2017 की बात करें दोस्तों, तो वर्ष 2017 में इराक, सऊदी अरब, कुवैत में जो तूफान आया था, ठीक है, उसका दिल्ली की जो वायु की गुणवत्ता है, उसको भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया गया। तो 2017 यानी कि आज से 3 साल पहले आप देखेंगे दोस्तों में वायु प्रदूषण की समस्या में इराक, सऊदी अरब और कुवैत का भी बहुत बड़ा रोल था दिल्ली की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने में, ठीक है? इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो हवाओं के जो दिशा के साथ साथ तापमान में जो गिरावट होती है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, या आपका सिंधु गंगा के मैदान के क्षेत्र में, तो ये भी क्या होता है, इससे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जैसे जैसे, क्योंकि हम लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जैसे जैसे तापमान में गिरावट होती है, वैसे ही तापीय वितरण के चलते एक परत बन जाती है, ठीक है? और प्रदूषक वायुमंडल की ऊपरी परत पर विस्तारित नहीं हो पाता, और ऐसे होने पर वायु में प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि दोस्तों की जो हवा जब गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती हैं, लेकिन जब ठंडी हवा क्या होती है, वो हमारे धरातल के आसपास, क्योंकि घनत्व ज्यादा हो जाता है, और घनत्व ज्यादा होने के चलते हमारे धरातल के आसपास ये हवा जो है, वो मंडराई रहती है। तो प्रदूषकों की सांद्रता जो है, वो कहाँ, वायु में बढ़ने की समस्या देखने को मिलता है। दूसरा हमने देखा तापीय वितरण, ठीक है? हमने एक टर्म यूज किया, तापीय वितरण। तो तापीय वितरण क्या होता है?
तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे-जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं, वैसे-वैसे क्या है तापमान घटने लगता है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि 1000 मीटर की ऊँचाई पे जैसे हम उड़ते हैं, तो 1000 मीटर की ऊँचाई पे बढ़ने के साथ-साथ क्या है लगभग हवा में 6.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है, यानी कम हो जाता है, और जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट्स यानी कि सामान्य ताप ह्रास दर भी कहा जाता है, ठीक है? और लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ हो जाती हैं दोस्तों, जहाँ की ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लग जाता है। क्या होता है? जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है, वैसे-वैसे क्या होता है कि एक स्तर के बाद तापमान जो है, वो घटने के बजाय क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। और तापमान की ऊँचाई के साथ इस बढ़ने की जो प्रक्रिया होगी, इसी को क्या कहा जाता है? तापमान का वितरण। और तापमान की वितरण की घटना के दौरान क्या होता है दोस्तों कि धरातल के समीप तो ठंडी वायु होती है, लेकिन उसके ऊपर क्या होती है गर्म वायु होती है, ठीक है? तो समझिएगा आप लोग, और ये आपके स्क्रीन पर आप लोग देखें इस इमेज के माध्यम से, ये विदाउट इन्वर्जन की बात करें तो यहाँ देखिए वार्म वाटर वाटर जो है, तो सॉरी एयर जो है, ठीक है, यानी कि जो आपके गर्म जो हवा है, ये ऊपर की तरफ उठ रही है, जो कि हम लोग नॉर्मल जानते ही हैं, ठीक है? और उसके अलावा हम थर्मल इन्वर्जन की बात करें, यानी कि तापीय वितरण की बात करें, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ आपका कोल्ड एयर है, ठीक है? कोल्ड एयर के ऊपर हम देख रहे हैं कि वार्म एयर है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, जिसको कि हम तापीय वितरण यानी कि थर्मल इन्वर्जन की बात करते हैं, ठीक है? आपके सामने स्क्रीन के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो अगर हम देखें, तो अब इसके अलावा कि हम क्या कह रहे थे, पराली की समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे, या दूसरे जो भी प्रदूषक हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है? तो ये इसके अलावा हम देखें, जो प्रदूषकों को फैलाने के लिए उच्च गति वाली हवाएं बहुत ही प्रभावित होती हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में हवा की गति भी क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। और हवा की गति कम होने के चलते क्या होता है कि जितने भी प्रदूषक हैं, वो किसी क्षेत्र विशेष में क्या हो जाते हैं, रुक से जाते हैं, थम से जाते हैं। जैसे कि अगर हम दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र में बात करें, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ से जो आपका पराली जलाया जाता है और यहाँ से धुआँ उठता है, वो धुआँ क्या होता है कि वो इन शहरों के आस-पास आके क्या हो जाते हैं, थम जाते हैं, क्योंकि हवा की गति नहीं, और हवा की गति ना होने के चलते इनका जो थमना है वो क्या हो जाता है कि यहाँ सांद्रता इनकी बढ़ जाती है, और जैसे ही इनका सांद्रता बढ़ जाता है, तो यहाँ दिल्ली और इसके आस-पास का जो एनसीआर का क्षेत्र है, ठीक है? दिल्ली और एनसीआर का क्षेत्र है, यहाँ हम क्या देखते हैं कि वायु की गुणवत्ता में क्या होती है, काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है ना? और बात समझ रहे हो आप लोग? अब प्रश्न ये उठता है कि दिल्ली हमेशा आपके वायु प्रदूषण की समस्या के लिए सुर्खियों में रहता है, खासकर दिवाली जब आ जाता है, तो सुर्खियों में रहता है। लेकिन फिर बार-बार यही बात की जाती है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं दिल्ली सरकार भी कह रही है कि वायु प्रदूषण की समस्या के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है किसानों की पराली जलाना, और उसके लिए राज्य सरकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर कहें तो उत्तरदायी है, क्योंकि उसने अपना कहीं से भी उत्तरदायित्व का सही से पालन नहीं किया। पंजाब और हरियाणा के जो राज्य सरकार ने वो किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया, ठीक है? तो हम देखते हैं कि क्या सही में वायु प्रदूषण में किसानों की कोई भूमिका है? तो दोस्तों अगर हम देखें पराली, जो कि जिसके बारे में हमने बात किया कि जो जड़ें होती हैं धान की, ठीक है? और इसको क्या होता है कि इसको जब जलाया जाता है दोस्तों, ठीक है? तो जलाने के बाद से एक इमेज देखिए, इस इमेज के माध्यम से भी हम देखें, तो अदर मेजर सोर्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी इन विंटर, तो जैसे आपका यहाँ देख रहे हैं डस्ट आपको दिख रहा है, फिर आपको वेहिकुलर पॉल्यूशन दिख रहा है, यानी कि जो आपके व्हीकल्स से निकल रहे हैं, जो आपके गाड़ियों से निकल रहे हैं, ठीक है? दूसरा आप क्या देख रहे हैं कि डस्ट पॉल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 56% ऑफ 10 पीएम, ठीक है? और जो गाड़ियों से निकल रहा है उसका 20% रोल है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा अगर हम देख रहे हैं तो डस्ट पॉल्यूशन, यानी कि सबसे ज्यादा जो हमें दिख रहा है वो आपका धूल है, ठीक है? धूल कण जो है उसका 56% रोल है, ठीक है? इसमें आपके पॉल्यूशन है, ठीक है? इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो ये आप पराली के आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पराली जलाई जा रही है, और खेतों में किसानों के द्वारा जो खेत पराई जा रही है, और ये आपके स्क्रीन पर यहाँ पराली यहाँ जलता हुआ दिख भी रहा होगा, और साथ में आपके स्क्रीन पर यहाँ आपको धुआं भी नजर आ रहा होगा, किसान है यहाँ आपको पराली जलाते हुए दिख भी रहा होगा, ये पूरा पूरा धुआं धुआं आपको चारों तरफ दिख रहा है, ये सारा जो है आपको धुआं धुआं नजर आ रहा है दोस्तों। तो क्या सही में पराली जलाने का जो है वो बहुत बड़ा रोल है, इस पर बात करें कि पराली के नाम पर, यानी कि एक तरह से अगर हम देखें तो कहीं किसानों के ऊपर किसी भी प्रकार से ऐसा तो नहीं कि किसानों को एक तरह से टारगेट कर दिया गया हो और कहा गया कि किसानों के चलते क्या है कि पराली की समस्या होती है, और पराली जलाने की समस्या के कारण हम देखते हैं कि दिल्ली के आसपास जो अ, धुआं दिखता है या प्रदूषण दिखता है, ठीक है? तो हम देखें, इस पे बात करें दोस्तों, तो 2019 सॉरी 2009 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2009 में क्या हुआ था दोस्तों कि पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने क्या किया था कि धान की बुवाई में देरी करने वाले कानून पारित किए थे, और इस कानून पारित करने का उद्देश्य क्या था कि भूजल का संरक्षण करना था, ठीक है?
क्योंकि नया बुआई चक्र मानसून के साथ सुमेलित था। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, किसानों के पास धान की कटाई, उसको साफ खेत और अगले चक्र के लिए गेहूं बोने के लिए बहुत कम समय मिलता था। ठीक है, और धान के पुआल और डंठल में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और इसका इस्तेमाल पशुओं को खिलाने के लिए नहीं। ठीक है, अब इसको एक चीज समझिएगा। आपने देखा होगा दोस्तों कि गेहूं की जो पराली होती है, ठीक है, उसका तो भूसा बना दिया जाता है ना? देखा होगा आपने, थ्रेसर्स के द्वारा उसको भूसा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, भूसा बना जाता है। लेकिन जो धान की जो पराली होती है, जिसको पुआल कहते हैं, उसका भूसा नहीं बनाया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि आपका जो धान का जो डंठल है, जो पुआल है, उसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और ये जो सिलिका है, अगर पशुओं को दिया जाने लगा तो सीधे से उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगा। और सिलिका की मात्रा उनके दूध के माध्यम से आपके शरीर में पहुंचे, ठीक है, तो आपके शरीर में जब पहुंचेगा दूध के माध्यम से, तो आपके लिए भी सिलिका जो है वो नुकसान करेगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर देखें दोस्तों, 2009 का समय लेते हैं, जब 2009 से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से हम जो वर्षा का जो सर्कुलेशन वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो पानी की जो स्तर, जल स्तर जब कम होने लगा, तो क्या हुआ कि सरकार के द्वारा कहा गया, हरियाणा की सरकार के द्वारा, पंजाब की सरकार के द्वारा कहा गया कि आप लोग ट्यूबवेल का यूज मत कीजिए, ट्यूबवेल का कम यूज कीजिए। और आप लोग क्या कीजिए, अब धान की जो खेती करनी है वो थोड़ी सी लेट कीजिए, आप ट्यूबवेल का प्रयोग नहीं करेंगे, या कम से कम जब प्रयोग करेंगे आप ट्यूबवेल का। ठीक है, आप क्या करेंगे कि मानसून के ऊपर आपकी निर्भरता बढ़ जाएगी। अब ट्यूबवेल का जब यूज, तो क्या हुआ कि मानसून की निर्भरता बढ़ने के चलते, मानसून अगर हम देखें हरियाणा और आपका पंजाब के क्षेत्रों में, तो हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में मानसून अगर हम देखें तो बहुत लेट मानसून आता है। और ये समय शुरू होता है इस मानसून आने की, अगर हम बात करें तो लगभग आप मान के चलिए कि जुलाई लास्ट या अगस्त का महीना आ जाता है, क्या चीज, मानसून आने का। ठीक है, अब इसका इंतजार करते रहते हैं, जुलाई और अगस्त के महीने तक इंतजार कर जाते हैं, जून लास्ट तो आप रह नहीं सकते हैं, जुलाई मान लीजिए। तो जब तक हम इंतजार करते रहते हैं, तब तक एक काफी अच्छा खासा समय निकल जाता है। वही अगर पूर्वोत्तर भारत या पूर्व वाले भारत की बात करें, तो वहां हम देखते हैं धान की जुआई, ये जो हमें बीज का जो रोपण होता है, वो हम देखेंगे जून के पहले सप्ताह तक हो जाता है। तो लगभग एक महीना का जो समय है वो निकल चुका होता है। ठीक है, तो एक महीने से कम समय बचता है, तो उसमें अब किसान क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी क्या करते हैं कि वो जब धान की खेती होती है, तो अब सफाई करने में उनको लगता है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, और गेहूं जो है उसको बोने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो क्या करते हैं कि फटाफट आग लेके उसको जला देते हैं, और जलाने के बाद तुरंत उसके खेत की जुताई करा के क्या करते हैं, उसमें गेहूं की खेती करने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होने लगी है। ठीक है, तो दूसरा अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा 2015 में दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर एक अध्ययन किया गया था, और इस अध्ययन में पाया गया कि सर्दियों में दिल्ली में जो पर्टिकुलर मैटर है वो 17 से 26% की वृद्धि बायोमास के जलने के कारण होती है। इसके माध्यम से बायोमास के जलने के कारण होती है। और जिसमें से कुछ वर्षों में हम देखें तो वायु की गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान का अनुसंधान प्रणाली यानी कि सफर ने क्या किया था, पता लगाया था अपने अध्ययन के माध्यम से कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की वृद्धि हेतु पराली की गणना करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसने विकसित भी की। और पराली दहन के चरम समय में वायु प्रदूषण में इसका योगदान जो है वो देखा गया कि लगभग 40% अगर हम देखें तो इसका योगदान है। ठीक है, लेकिन यही अगर हम कुछ दिनों में देखें तो ये केवल 2 से 4% रहता है। लेकिन जैसे ही जो समय आता है, जब पराली के जलाने का समय आता है, तो हम देखते हैं कि जो इसका योगदान होता है वो लगभग 40% तक इसका योगदान जो है वो कहाँ हो जाता है, 40% तक योगदान बढ़ जाता है इसका। ठीक है, और इसके माध्यम से देखते हैं कि वायु की गुणवत्ता जो है वो घट जाती है। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी है कि इसके अलावा जो समय है, उस समय तो वायु की गुणवत्ता जो है वो भी अच्छी नहीं होती। तो क्या केवल पराली जलाना जो है वो वायु की गुणवत्ता के लिए कारक है? तो ये भी नहीं है, क्योंकि आम समय में हम देखें तो पराली के अलावा जो और समय है, तो उस समय हम देखते हैं कि केवल 2 से 4% जो है वो वायु की गुणवत्ता में गिरावट के लिए ये माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि वायु जो खराब है या वायु प्रदूषण, इसमें पराली ही एक मुख्य कारक है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, तो पराली दहन का जो सामान्य लगभग 45 सामान्यतः ये जो है का जो समय होता है लगभग 45 दिनों का होता है, किंतु दिल्ली में वायु जो है वो प्रदूषित कब तक रहती है, फरवरी तक रहती है। ठीक है, तो प्रदूषण के अन्य स्रोत के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो प्रदूषण के जो अन्य स्रोत हैं उसमें हवा की निम्न गुणवत्ता के लिए धूल और वाहनों के प्रदूषण सबसे बड़े कारण किसके किसके माध्यम से, धूल। तो धूल का हमने देखा था लगभग 56% रोल जो है वो किसका है, धूल। धूल कहाँ से आ रहा है, धूल या तो आपके आपके वनों को काटने के चलते जो वहाँ की मिट्टियां होती हैं वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती हैं। दूसरा हम देखते हैं कि आपका, जैसे मैंने बात किया कि जो पश्चिम के एशिया के देश है या मरुस्थल के क्षेत्र है या कहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वहां से धूल। दूसरा, वाहनों के द्वारा हमने देखा कि लगभग 20% वाहनों का योगदान है, और जिस प्रकार से वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है।
ठीक है। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, अक्टूबर और जून के बीच वर्षा की जो अनुपस्थिति के चलते क्या होता है कि शुष्क ठंड का मौसम होता है, जिससे क्या होता है कि इस पूरे क्षेत्र में धूल का प्रकोप भी बढ़ जाता है। ठीक है। और ये धूल का अगर हम देखें तो लगभग PM10% PM10 जो धूल है उसका लगभग 56% धूल, और PM2.5 का लगभग 38% जो है इसकी वृद्धि हो जाती है इस समय। ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो सर्दियों में अगर हम देखें तो प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण जो वाहन है, इसमें हम देखें तो लगभग सर्दियों में PM2.5 का वाहनों के द्वारा 20% योगदान जो है वो आ जाता है। ठीक है। और इसके अलावा देखें तो बहुत सारे जो वायु प्रदूषण जो है वो आपके प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारक हैं, और प्राकृतिक कारकों में देखें तो ज्वालामुखी की क्रिया, वनाग्नि यानी कि वन में जो आग लग जाता है, कोहरा, परागण, उल्कापात ये सब भी हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो वायु प्रदूषण को खत्म ठीक है। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे मानव क्रिया कलाप जैसे कि वनों की कटाई, वनोन्मूलन, कारखाने, परिवहन, ताप विद्युत, कृषि कार्य, खनन, रासायनिक पदार्थ, अग्निशस्त्र का प्रयोग, आतिशबाजी, ये सब भी कारक हैं। अब प्रश्न आता है दोस्तों कि क्या पटाखे जो है वो भी कहीं से रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि आज दिवाली का दिन है दोस्तों, और दिवाली में अगर हम देखें और जहाँ कई सारे राज्य सरकारों ने क्या किया है कि पटाखों पर बैन भी लगा दिया है। क्या सच में पटाखे जो है वो वायु प्रदूषण के लिए प्रतिबंध करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध जो है वो जायज है? तो दोस्तों अगर हम देखें तो पटाखे केवल मनोरंजन के लिए छोड़े जाने वाले हैं, और इसमें हम देखते हैं कि पटाखों से जो उत्सर्जित होता है जो गैस, वो आपका होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। इनका क्या होता है उत्सर्जन होता है, और इस सूक्ष्म कण जो होते हैं दोस्तों पटाखे के इतने खतरनाक होते हैं कि वो सीधे जाके क्या होते हैं फेफड़े में जमा हो जाते हैं, और फेफड़े में जमा होने के क्या करते हैं ये रक्त के प्रवाह के माध्यम से हमारे पूरे के पूरे धमनियों में चले जाते हैं, और इस श्वसन विकार शुरू कर देते हैं, अस्थमा शुरू कर देते हैं, सांस लेने की काफी सारी समस्या शुरू हो जाती है। किससे? पटाखों से। पटाखों के बारे में बात करें दोस्तों तो पटाखे उन सारे रसायनों से बनाए रहते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी घातक है। ठीक है। जैसे कि कॉपर की वजह से हम देखें कि श्वसन तंत्र जो है वो प्रभावित हो जाता है। कैडमियम जो है एनीमिया का कारण बनता है, गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है, लीड तंत्रिका को देखकर प्रभावित करता है, और नाइट्रेट व्यक्ति को मानसिक तौर पर अपंग कर सकता है, या बहुत ज्यादा वो खराब हो जाता है, कोमा में पहुंच सकता है। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि हमने कहा, इसके पहले हमने चर्चा की थी कि ठंड के जो मौसम में हम देखते हैं कि वायु की गति भी काफी मंद पड़ जाती है, तो ये आपका विंड स्पीड जो है वो लो हो जाता है। इस इमेज के माध्यम से ये समझाने की बात की गई है कि हाई स्पीड winds are very effective and decent during politics, but winter bring deep in wind speed as compared to summers। ठीक है। तो ठंडियों में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हवा की जो गति है, जो पवन की गति है, वो मंद होने के चलते क्या हो जाता है कि प्रदूषण को बहुत दूर तक लेके नहीं जा पाती है, और प्रदूषण जो है स्थायी रूप से एक जगह पे बने रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो पटाखों से जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो भी स्थायी और अस्थायी तौर पे क्या होता है व्यक्ति की सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है। और दिवाली की रात के पटाखे के कारण क्या होता है बुजुर्गों को समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कई सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनके रक्तचाप की प्रॉब्लम होती है तो उसमें वृद्धि हो जाती है, आवाज से बेचैनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे दुर्घटनाएं पटाखों के चलते होती है, यानी कि जैसे लोग जल जाते हैं, कई जगह अपंग हो जाते हैं। ठीक है। और हम देखें तो कुल मिला के पटाखों के जिस दिन पटाखे जलते हैं, खासकर आज अभी पटाखे जब जल रहे होंगे तो हम देख रहे होंगे कि पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में इस समय जो हवा है वो सल्फर और नाइट्रेट से पूरा मिक्स हो गया होगा। हवा जो इस समय आप लोग जब मेरी क्लास देख रहे होंगे दोस्तों तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि इस समय जो हवा है वो आपके सल्फर और नाइट्रेट का उत्सर्जन इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरा हवा जो है, जहाँ आप ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, जहाँ आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो आप ऑक्सीजन तो ले ही नहीं रहे हैं दोस्तों, आप तो सल्फर और नाइट्रेट को ले रहे हैं, जो कि आपके फेफड़े में जाएगा, आपके धमनियों में जाएगा, आपकी किडनी को खराब कर देगा। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखने को मिलेगा, अस्थमा का रोग हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो पटाखे के जो उत्पादन की हम बात करें तो इसमें काफी सारे सुरक्षा उपाय जो है वो नहीं अपनाए रहते हैं। ठीक है। काफी सारे डिमांड बढ़ जाने के चलते क्या होता है बाल मजदूरी की समस्या जो है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन फिर एक बात होता है कि क्या पटाखों पर प्रतिबंध उचित है क्या? तो दोस्तों हम देखते हैं कि लोग जो है पटाख जो है दीपावली वर्षों से मना रहे हैं, और अचानक जो ये प्रतिबंध लगा दिया गया राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, या और भी कोई राज्य सरकार हो, जो कि प्रदूषण के नाम पर जिन्होंने कहा कि हम पटाखों का परहेज कर देंगे, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे, और कोई भी पटाखे या तो बेचता है या यूज करता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, या उसको जेल भी दे जा सकती है ऐसा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने धार्मिक भावनाएं हैं, चाहे हिंदू धर्म की जो भावनाएं हैं, वो बात हिंदू धर्म यही कहता है कि केवल जब हिंदू धर्म आ जाता है तभी पटाखे याद आते हैं क्या? देखिए ये प्रश्न बहुत ही जायज है कि क्या केवल धार्मिक जब अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक जो भी क्रिया कलाप होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, तो यहाँ केवल प्रदूषण की समस्या क्यों याद आती है? ठीक है। इसके पहले हमने देखा कि लगभग 56% जो योगदान है वो किसका है आपका
डस्ट पार्टिकल्स का। उसके बाद आपने देखा कि जो आपको योगदान दिख रहा हो, वो योगदान आपको कंस्ट्रक्शन के द्वारा भी जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, आपको योगदान जो दिख रहा है उसमें बहुत सारा योगदान आपको आपकी गाड़ियों के द्वारा दिख रहा है। तो क्या केवल पटाखे ही क्यों, और वो भी केवल हिंदू धर्म के त्योहार के समय ही क्यों याद आता है? क्या पटाखे जो आपके न्यू ईयर में फूटते हैं उसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता? तो कुल मिलाकर हम देखें दोस्तों, तो धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारी किसी भी जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम रामायण या रामचरितमानस के माध्यम से ये जानते हैं कि भगवान श्री राम जो हैं वो अयोध्या वापस आए, तो क्या सही में उस समय भी पटाखे हुआ करते थे, या केवल हम दीप जलाते थे, रंगोलियां बनाते थे, मिठाइयाँ बांटते थे, नए नए कपड़े पहनते थे और एक दूसरे के साथ अ, अपने त्योहार को मनाते थे, या उस समय पटाखे जलाते थे? प्रश्न ये भी उठता है। प्रश्न ये उठता है कि हम त्योहार मना रहे हैं या साथ साथ में बीमारी फैला रहे हैं? तो हमें क्या होना पड़ेगा दोस्तों कि थोड़ा तार्किक होकर सोचना पड़ेगा। फिर प्रश्न ये उठता है कि केवल हिंदू धर्म की तार्किक होकर क्यों सोचे? 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन भी लोग पटाखे फोड़ते हैं, न्यू ईयर के दिन भी पटाखे फोड़ते हैं। तो बात ये होती है दोस्तों कि यहाँ धर्म से ऊपर उठकर हमें, या किसी और भी जो धर्म के हैं या कोई भी और भी है, ठीक है, तो उनको भी सोचना पड़ेगा दोस्तों कि हिंदू ही केवल क्यों, ये जो भी हिंदू धर्म के जो भी त्योहार हैं इसी पर हम हमेशा क्यों याद करते हैं। जैसे होली आएगा तो जल के प्रबंधन की बात या जल प्रदूषण की बात करेंगे, दिवाली आएगा तो हम वायु प्रदूषण की बात करें। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से त्योहारों को राजनीतिक करने से बचना चाहिए, और साथ में जो हिंदू धर्म या हिंदू समुदाय है, ठीक है, इनके भी त्योहारों को समान रूप से भी उतना ही इज्जत देना चाहिए। और यहाँ भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्रदूषण की समस्या से निजात पाना है तो केवल पटाखों पे प्रतिबंध लगाकर या पटाखों के ऊपर रोक लगाकर यह कहकर के दिवाली में आपके प्रदूषण होते हैं इस पर ना होकर पूरे साल भर हमें उन सारी परिस्थितियों में सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से प्रदूषण की समस्या, और उस प्रदूषण की समस्या के लिए निजात के लिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आतिशबाजी या प्रतिबंध लगाने के बजाय पटाखों की मात्रा को कम करने के सुधार कर सकते हैं, कम आवाज के पटाखे हो सकते हैं, कम प्रदूषण वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति दे सकते हैं, जो आपके आजकल ग्रीन क्रैकर्स हो रहे हैं उसको आप बढ़ाइए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि पटाखों को ऐसे सारी जगह पे बजाने से बचना चाहिए, या आप लोग अभी बजा भी रहे होंगे इस क्लास को देखते हुए, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कोशिश कीजिए कि ध्यान रखिए कि आप अपने जहाँ समाज में रह रहे हैं वहाँ अगर अस्पताल है, कोई संवेदनशील क्षेत्र है, तो वहाँ पटाखे बजाने से अपने आप को रोकिए। ठीक है, और वायु प्रदूषण के प्रभाव की बात करें तो दोस्तों, हवा में अगर वायु प्रदूषण हवा में अगर कोई अवांछित गैस हो जाए, इससे मनुष्य, पशुओं, पक्षियों के साथ भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि दमा की, सर्दी की, अंधापन की, श्रवण यानी कि सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है, त्वचा के रोग हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसी बीमारियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ये आपके, ठीक है, इसके अलावा देखें दोस्तों तो वायु प्रदूषण का जो है हम देखें कि एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षों का खतरा बढ़ जाता है। और जो ये अम्लीय वर्षा होती है वो क्या करते हैं, इसके अंदर पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे काफी सारे जहरीले गैस होते हैं, जिससे पेड़ पौधों को होने और इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है। इसके बाद दोस्तों देखें तो बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के दोगुनी होने की संभावना हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो वृद्धि होती है दोस्तों, इससे पृथ्वी के तापमान में हम देखते हैं कि लगातार वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आपका ग्लेशियर पिघलेंगे। ठीक है, तटीय क्षेत्र जो है वहाँ बाढ़ की समस्या हो जाएगी, कई सारी जगह हम देखेंगे वाटर लेवल बढ़ जाएगा, कई सारे तटीय देश या राज्य के डूबने की संभावना होगी। और यदि अगर अधिक वर्षा होता है या वर्षा के क्षेत्र उसमें बदलाव होता है तो कृषि उत्पादन भी प्रभावित होगा। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार आप देखें तो भारत की सांस की बीमारियों में सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारी है तो अस्थमा से लोगों की मौत के जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं तो कहाँ भारत में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखने में कमी, ठीक है, यानी कि दृश्यता कम हो जाना, विजुअलिटी लोगों का कम हो जाना, आपका एसिड रेन की समस्या, ट्रोपोस्फेयर के स्तर पे अगर हम देखें तो ओजोन जो उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर पे आपका रिजर्व रहता है, उसमें हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण वहां तक पहुंचने से क्या होता है कि आपका ओजोन लेयर को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के रोकथाम नियंत्रण करने के लिए जो कारखानों को भी शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित किया गया है, ठीक है, चिमनियों की ऊंचाई ऊपर कर दी गई है, जरूरत पड़े तो उसमें क्या फिल्टर लगाया गया है, जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने की आवश्यकता पर बल कर दिया गया है, खाद्य एवं आवास के लिए पेड़ों और वनों को न काटना पड़े इन पर विशेष बात दिया गया है। साथ ही आम जनता को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में ज्ञान देने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, और साथ में बहुत सारे ऐसे उपाय अपनाने की जरूरत है जिससे वायु प्रदूषण की समस्या जो है वो उसको कंट्रोल कर दिया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों दिल्ली के विंटर में तो हम देखें 17 से 26% रोल जो है आपका बायोमास बढ़ने का है। ठीक है, और फार्मर्स की अगर हम बात करें तो फार्मर्स हैव लॉन्ग बीन इजी वे टू गेट rid ऑफ द पेडिस्टबल। ठीक है, ये सारा आपका वाल वाला समस्या दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो आपका जो गाड़ी और दोपहिया से जो दोपहिया वाहनों से जो आपके समस्या होती है, अधजला धुआं बाहर निकलता है, ये भी आपके पर्यावरण को
प्रदूषित करता है, तो इन सारी चीज़ों पे भी हमें देखना पड़ेगा, अपना टेस्ट कराना पड़ेगा कि आपके जो गाड़ियाँ हैं वो धुआँ कहीं ज़्यादा तो नहीं फेंक रही हैं, या नई-नई तकनीकों का उपयोग करना होगा, जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग करना होगा, आपका जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करना होगा, विंड एनर्जी का यूज़ करना होगा। बच्चों को दोस्तों वायु प्रदूषण की समस्या से रोकने के लिए जो काम है उस पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली सरकार ने इस पे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध करके एक जो अपना नया योजना भी चलाया, साथ में स्मॉग टावर का निर्माण किया, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया, ऐसे कई सारे स्कीम दिल्ली सरकार के थे, जैसे वृक्ष प्रतिरोपण नीति यानी कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाने पर बात किया गया, ठीक है। स्मॉग टावर का किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करे, ठीक है। और इन सारी चीज़ पे इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 को सूचित किया, ठीक है। और उसके साथ ही BS6 ईंधन की शुरुआत की, इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में ऑड ईवन के का प्रयोग दिल्ली सरकार के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं, ठीक है। और हमने देखा दोस्तों लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि काफ़ी सारे औद्योगिक गतिविधियाँ और वाहन के ना चलने से प्रदूषण में काफ़ी समस्या जो है उसमें काफ़ी सुधार हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वाहन फिर से तेज रफ्तार चल रही है, जिस प्रकार से उद्योगों का फिर से शुरुआत हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं फिर से प्रदूषण बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमें अनुच्छेद 21 में जो एक अधिकार दिया गया है, जीवन जीने का अधिकार और साथ में ही स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जिसमें है, वो दोनों को अगर देखें तो सरकार और नागरिक दोनों को बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हुए क्या करना चाहिए कि प्रदूषण के विरुद्ध जो ये मुहिम इसको छेड़ने की आवश्यकता है और प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केवल सरकार के ऊपर निर्भरता नहीं दोस्तों, ये हमारी और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है। प्रदूषण को हम क्या करें, नियंत्रित करें, प्रदूषण को खत्म करें, क्योंकि जब हम आप रहेंगे नहीं तो फिर हम कौन-सा त्योहार मनाएँगे दोस्तों, कौन-सा जीवन जिएँगे? हो सकता है कि वायु की समस्या के चलते हमारा या हमारे परिवार के या हमारे आस-पास में किसी का जीवन जो है वो अगर कुछ लंबा चलने वाला हो और वो तुरंत समाप्त हो जाए, तो ये सारी की ज़िम्मेदारी आप ही की और हमारी होगी। ना चाहते हुए दोस्तों हम हर्षोल्लास के चक्कर में, हम एन्जॉय करने के चक्कर में किसी के जीवन के लिए या किसी के जीवन को हम ले ना लें, ना चाहते हुए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किसी के हत्या ना कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला के यही है दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि त्योहार की तरह मनाया जाए, एन्जॉय किया जाए और जितना हो सकता है त्योहार को त्योहार की तरह मनाकर और फिर से पढ़ाई में लग जाया जाए। कैसा लगा दोस्तों ये सेशन ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। इसके PSC के बाद फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है कि 2 साल का जो फी है आपका 8400 फी है आपका फॉर 2 ईयर्स और 7000 है फॉर 1 ईयर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और कोड आपके स्क्रीन पर नोट 10 है। और मैंने बताया था कि 13 नवंबर शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो चुका है क्लास, तो आप लोग लेट मत कीजिए। क्लासेस आपके यूपी PSC ये मेंस फ्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है दोस्तों। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए और अपना ध्यान रखिए और फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मंगलमय रहिए, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।